चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, जो प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए और लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे एसएससी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है, और आपका लेखपाल का जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर जो सीरीज चलाई गई है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी भी प्रैक्टिस होगी, जो आपने संविधान पहले पढ़ा होगा, जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार आपने कितना संविधान पढ़ा है। चलिए पहले प्रश्न की ओर जो है चलते हैं। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान समझते रहिए। जो ये प्रश्न आपसे जो है 25 प्रश्नों की जो सीरीज लेकर आ रहे हैं वे सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखिए एग्जाम का क्या लेवल रहता है, आपने क्या पढ़ा है और एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, मूल दर्शन और नास्तिक राज्य। यदि बात करें प्रस्तावना की, तो इसी प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रस्तावना की यदि बात करें तो प्रस्तावना को यदि कोई आपसे पूछ ले तो प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भारत के संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन 1940 के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा का गठन हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा कि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर 1940 को जो संविधान की तीसरी बैठक हुई थी, उसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था, और वो उद्देश्य का प्रस्ताव ही प्रस्तावना के नाम से जाना गया। तो यदि प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाए कि प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, तो आपने ध्यान रखना है मूल दर्शन निहित है। मूल दर्शन, जी हाँ, मूल दर्शन निहित है आपका, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है। यदि बात करें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है। तो भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ, बहुत अच्छा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है या नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है, मौलिक कर्तव्यों को कहा जाता है या प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ प्रस्तावना को ही कहा जाता है। जी हाँ, प्रस्तावना जिसे उद्देशिका के नाम से जानते हैं, वो ही भारतीय संविधान का मूल दर्शन भी है, और इसे ही जो है भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो चलिए जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न का संग्रह आपको यहाँ पर मिलेगा। और चलिए जो है अगले प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? यदि भारत में लोकतंत्र है तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है, किस प्रकार का आखिर लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या दोनों का एक मिश्रण रूप है, या निम्न में से कोई नहीं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मगर भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत में ध्यान रखना है आपको, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर दोनों का मिश्रण रूप है। यदि ये प्रश्न अचानक से आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपका मन क्या करेगा कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र होना चाहिए? तो भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आखिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है उसके बारे में भी जो है समझने का प्रयास करेंगे, मगर फिलहाल के लिए आपने ध्यान रखना है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है। आखिरकार कैसे साबित करें कि लोकतंत्र क्या है? देखिए बड़े ध्यान समझिए, लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक मिनट के लिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि लोकतंत्र आखिरकार होता क्या है। जहां पर किसी देश में कानून बनाने के लिए जनता की भागीदारी हो तो वहां जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, और जहां पर जनता की प्रतिनिधि जो है उस देश का कानून बनाए वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। देखिए जो आपका स्विट्जरलैंड देश है, स्विट्जरलैंड, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है,
जबकि अब बात करें भारत की, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में जनता के पास अधिकार होते हैं कि जनता देश के कानून में भागीदारी ले सकती है, कानून बनाने के लिए भागीदारी ले सकती है। मगर भारत की यदि बात करें, भारत में कानून का निर्माण होता कहां पर है? व्यवस्थापिका में होता है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, उसी को ही विधायिका कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाला। विधायिका मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाला। जो आपके दो सदन हैं वहां पर ही कानून का निर्माण होता है, जैसे लोकसभा और आपका राज्यसभा। लोकसभा और आपका राज्यसभा, ये फर्स्ट पिलर कहलाता है भारतीय संविधान का। विधायिका है, सदन है जहां कानून का निर्माण होता है। अब जो कानून के निर्माण के लिए यहाँ पर सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। जनता पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सदन में रहकर, विधायिका में रहकर देश के जो है कानून का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिए, सीधे जनता यदि कानून के निर्माण में भागीदारी ले, कानून के निर्माण में भागीदारी ले, तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। मगर भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि भारत में जनता सीधे कानून में भाग नहीं लेती है। जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, एमपी कहें या एमएलए कहें, आपके जो है राज्य की विधानसभाओं में, उनके द्वारा ही कानून का निर्माण होता है। इसलिए भारत में कहें तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने समझा है। भारत में जो है कौन सा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यदि अगले प्रश्न की बात करें, 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे। देखिए, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, वहां पर प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न की वास्तविकता को समझिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे। क्या शामिल थे? संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शामिल था, समाजवादी, उसके बाद एकता, लोकतंत्रात्मक या अखंडता। बताइए आप, यदि आपसे जो है परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले क्या शामिल थे, तो देखिए जो संशोधन हुआ था उसमें केवल 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, उसके बाद समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसका मतलब इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो एकता शब्द और लोकतंत्रात्मक 3 और 4 केवल बी सही है। तो ये आपने ध्यान रखना है, एकता और लोकतंत्रात्मक ये पहले से ही विद्यमान थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में इस प्रकार का ही प्रश्न आता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले प्रस्तावना में क्या शामिल थे। तो प्रश्न के हिसाब से आपने ध्यान रखना है, इस प्रकार का प्रश्न जो है आता है परीक्षा में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तत्वों की संख्या बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तत्वों की संख्या कितनी है? 3 तत्व हैं, 4 तत्व हैं, 5 तत्व हैं या 7 तत्व हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तत्वों की, जी हाँ, तत्व क्या होते हैं उनके बारे में भी उल्लेख करेंगे। तत्वों की संख्या बताइए, तत्व कितने हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, आपने ध्यान रखना है। देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है कि प्रस्तावना में तत्वों की संख्या है 4। प्रस्तावना में तत्वों की संख्या कितना है? 4 है। अब बात करते हैं आखिर जो है 4 तत्व कौन से हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि भारतीय संविधान में हम जो है उनको नहीं समझ पाते हैं या हमने कभी भी प्रश्न पढ़े नहीं, तो हल्का प्रश्न भी, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न भी गलती हो जाता है परीक्षा में, तो यहां पर गलती मत कीजिए। अच्छा प्रश्न है, अच्छा पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिर कितने तत्व हैं? तो 4 तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत है, भारतीय राज्य की प्रकृति है, संविधान के उद्देश्य हैं और संविधान लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। जी हाँ, संविधान जो है लागू होने की तिथि, ये पारित होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। ऐसे ही जो है तत्वों में उल्लेखित है।
ऐसे ही तत्वों में उल्लेखित है। तो ये 4 तत्व आपने ध्यान रखने होंगे। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तारीख जो दी है भारतीय संविधान में। क्योंकि सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है। तो ये 4 तत्व है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये परीक्षा में जो है प्रश्न आपका आएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो ये शब्द है, इसका सही अर्थ क्या है। भारत खनिज संपदा में संपन्न है, भारत रक्षा खनिज अंतरिक्ष में संपन्न है, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भारत के पास है, या ये सभी। तो बताइए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सही शब्द का सही अर्थ क्या है। तो आपने ध्यान रखना है कि आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। देखिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इसलिए है क्योंकि भारत को अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की जो है स्वतंत्र शक्ति है। देखिए पहले सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने जो है काफी देशों पर राज करा। तो पहले जो है 2 देश जो है होते थे, एक तो गुलाम तो वो देश होता था जहां आंतरिक भी और बाह्य मामले भी दोनों ब्रिटिश के पास हैं, दोनों अंग्रेजों के पास हैं। तो वो गुलाम कंट्री थी, गुलाम देश था, जैसे कि भारत। और कुछ देश ऐसे होते थे डोमिनियन, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए, डोमिनियन कंट्रीज। डोमिनियन देश वे देश जहां पर आंतरिक मामले उस देश के नागरिकों के पास और बाह्य जो मामले होते हैं सुरक्षा को लेकर चाहे व्यापार को लेकर, वे होते थे अंग्रेजों के पास। तो वो होती थी डोमिनियन कंट्री। जैसे ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देखें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पर भी न्यूजीलैंड पर भी ब्रिटिश शासन रहा है, ब्रिटिश का राज रहा है, मगर वे गुलाम देश नहीं थे, वे थी डोमिनियन कंट्री। डोमिनियन ऐसा देश होता था जहां पर केवल आंतरिक मामले उस देश के नागरिकों के पास होते थे, और जबकि बाह्य मामले किसके पास होते थे, अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश शासन के पास। तो वो डोमिनियन देश कहलाता था। भारत एक गुलाम देश था जहां आंतरिक भी और बाह्य मामले भी दोनों ब्रिटिश शासन के पास थे। मगर बाद में जब भारतीय संविधान लिखा गया तो वहां पर एक शब्द को बहुत अच्छी तरीके से जो है परखा गया, और वो शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग है कि जब भारत देश आजाद हो गया है तो यहां पर उसके आंतरिक भी और उसके बाह्य मामले भी दोनों किसके पास होंगे, भारत के पास होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की परिभाषा क्या है। तो आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भारत के पास है, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भारत के पास है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, आपने असत्य कथन छांटना है। इस प्रकार के प्रश्न ही अब परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। असत्य कथन छांटना है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, और प्रस्तावना में न्याय की परिभाषा सोवियत संघ से ली गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता की परिभाषा और भाईचारे की भावना फ्रांस से ली गई है। बताइए कौन सा सही होगा। यदि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो यदि कंपटीशन में 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को 100 में से केवल 10 स्टूडेंट मुश्किल से सोल्व कर पाएंगे। चाहे उन्होंने भारतीय संविधान को कितने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो 100 स्टूडेंट को यदि बैठा लिया जाए, भारतीय संविधान उन्होंने पहले अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो 100 में से केवल 10 ही स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ऐसा क्या है प्रश्न में, तो बहुत ध्यान समझिए कि एक कथन है जो असत्य है, एक कथन है असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? प्रस्तावना जो है, क्या उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं? प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। एक कोई सा कथन गलत है। प्रस्तावना में न्याय की जो परिभाषा है, न्याय की परिभाषा वो सोवियत संघ से ली गई है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता की परिभाषा और भाईचारा की भावना वो फ्रांस से ली गई है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है प्रस्तावना को लेकर। तो ध्यान रखिए कथन बी आपका असत्य है, क्योंकि प्रस्तावना में 4 प्रकार की नहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं।
कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। न्याय 3 प्रकार के हैं, न्याय 3 प्रकार के हैं, मगर स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। जैसे विचार अभिव्यक्ति, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, व उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। इसी प्रकार के प्रश्न जो है संविधान की विशेषताओं को लेकर, जैसे अब हाल ही में पीटी की परीक्षा हुई थी, आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था, तो कुछ इस प्रकार के ही प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ध्यान रखनी आपने है। विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास है और उपासना है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख आपकी जो है प्रस्तावना में किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। 3 प्रकार के न्याय हैं और स्वतंत्रता फ्रांस से ली गई है, जबकि न्याय की परिभाषा सोवियत संघ से ली गई है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो असत्य कथन छांटना था, असत्य कथन आपका बी है। तो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत कौन सा न्याय नहीं है? देखिए 3 प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं आपकी प्रस्तावना में। अब यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा न्याय उल्लेखित नहीं है, कौन सा न्याय उल्लेखित नहीं है, बड़ा खास प्रश्न है, कौन सा न्याय उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय? बताइए कि प्रस्तावना में कौन सा न्याय उल्लेखित नहीं है। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, जबकि धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, काफी बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्याय की परिभाषा, भारतीय संविधान में न्याय की परिभाषा ली गई है, बताइए किस क्रांति से? वह कौन सी क्रांति है जहां से भारतीय संविधान में न्याय की परिभाषा ली गई है? अमेरिका क्रांति, फ्रांस क्रांति, रशियन क्रांति या इनमें से कोई नहीं? किस क्रांति से न्याय की परिभाषा ली गई है? न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपने ध्यान रखना है रूस की क्रांति से, रशियन क्रांति से न्याय की परिभाषा ली गई है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि वह क्रांति जहां से न्याय की परिभाषा ली गई है, तो रशियन क्रांति, रूस की क्रांति से न्याय की परिभाषा ली गई है। बहुत अच्छे पॉइंट आपको मिल रहे हैं, इनको स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न यदि आपके पास होंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत कौन सा न्याय नहीं है? ठीक है, तो कौन सा न्याय नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है। तो आइए जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? सर अर्नेस्ट बारकर, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी या एम हिदायतुल्ला? बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट। देखिए ये सिलेक्टेड प्रश्न है आपके, बिल्कुल सिलेक्टेड है। यदि ये प्रश्न आपके अच्छे होंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा आने वाली जो परीक्षाएं हैं। तो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? कहीं पर नोट करके रखिए, बाद में केवल इनका रिवीजन कीजिए। तो सर अर्नेस्ट बारकर के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय के किस केस में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? देखिए कोई भी एग्जाम हो, आपका लेखपाल का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम है या अन्य एग्जाम है जहां भारतीय संविधान आता है, वहां पर जो है इस प्रकार के वाद से संबंधित, केस से संबंधित बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आइए जो है इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं कि न्यायालय के किस केस में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? बेरुवाड़ी केस, गोलकनाथ केस, केशवानंदन भारती केस और सज्जन सिंह केस। तो बताइए न्यायालय ने किस केस में कहा था कि प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का भाग
नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। बेरुबाड़ी केस में कहा गया था, बेरुबाड़ी केस में कहा गया था 1960 में कहा गया था, न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला दिया गया था, उसमें कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, दोनों पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए जो है अगले पर्सन को पढ़ते हैं। न्यायालय के किस केस में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अपने जो है पहले दिए गए फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने पलटना पड़ा था और माना था कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो बताइए किस वाद में जो है न्यायालय ने जो है अपने ही फैसले को पलट दिया? बेरुबाड़ी केस में, गोलकनाथ में, केशवानंदन भारती केस में या सज्जन सिंह केस में? तो न्यायालय ने माना कि संविधान का जो उद्देशिका है वो भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये केशवानंदन केस जो हुआ था, केशवानंदन भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल के मठ से संबंधित था। केशवानंदन भारती केस, इसका सन ध्यान रखिए। देखिए कुछ परीक्षाओं में यदि आपका हल्का एग्जाम है केवल, तो वहां पर तो केवल जो है सन ही पूछ लेगा। बेरुबाड़ी केस का सन पूछ लेगा 1960। उसके बाद गोलकनाथ केस का सन ध्यान रखना है, पंजाब संबंधित है 1967। केरल के जो है मठ से संबंधित है केशवानंदन भारती केस, सन आपने ध्यान रखना है 1973। सज्जन सिंह केस बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान संबंधित है, ये आपका 1965 में हुआ था। ये कुछ केस हैं, यदि इनके ईयर भी आपको ध्यान है तो तब भी जो है परीक्षा में 1-2 नंबर आपका मिल जाएगा। और जैसे माना था सर्वोच्च न्यायालय ने कि संविधान का भाग नहीं है उद्देशिका, तो वो बेरुबाड़ी केस में माना था और ये जो है बाद में अपने फैसले को भी पलट दिया। केरल के मठ से संबंधित केस था केशवानंदन भारती केस, जो हुआ था आपका 1973 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी जो है केस में संविधान के मूल ढांचे का भी जो है विवरण प्रस्तुत किया गया था। मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचा, ठीक है। तो मूल ढांचे को भी जो है यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया था। तो मूल ढांचे से संबंधित केस था संविधान के। और ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है केशवानंदन भारती केस को लेकर। आइए जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असत्य कथन आपने छांटना है। भारतीय संविधान कठोर व लचीला है। देखिए कोई एक असत्य कथन छांटिए, कोई इनमें से गलत है। भारतीय संविधान कठोर व लचीला है। अमेरिका का जो संविधान है कठोर है, उसके बाद ब्रिटेन का संविधान लचीला है और भारत का संविधान एकात्मक है। देखिए यदि संविधान को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इस प्रकार के जो है प्रश्नों को सोल्व करना ही होगा। जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना होगा कि कौन सा असत्य कथन है। देखिए आराम समझिए। तो भारतीय संविधान कठोर लचीला है, ये तो बिल्कुल सत्य है। अमेरिका का संविधान कठोर है, यह भी बिल्कुल सत्य है, अमेरिका का संविधान कठोर है। ब्रिटेन का संविधान लचीला है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है, यह भी बिल्कुल सत्य है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है। परंपराओं पर आधारित संविधान है, अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, लचीला संविधान है ब्रिटेन का। और भारत का संविधान क्या है? क्या भारत का संविधान एकात्मक है? तो नहीं, भारत का संविधान संघात्मक विशेषताओं को रखता है। भारत का संविधान संघात्मक विशेषताओं को रखता है। देखिए संघात्मक विशेषताएं क्या है, एकात्मक विशेषताएं क्या है, इनको भी समझना पड़ेगा। कौन सी संघात्मक विशेषताएं हैं, कौन सी एकात्मक है। भारत का संविधान संघात्मक को भी दर्शाता है। भारत का संविधान जो है कहीं कहीं जैसे एकल नागरिकता है, आपातकाल प्रावधान है, एकात्मक लक्षण भी है। तो ये कहें कि भारत का संविधान अर्धसंघीय, भारत का संविधान अर्धसंघीय प्रकृति को दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संघात्मक भी है, संघात्मक के कुछ लक्षण हैं, बात करेंगे। जैसे दो सदन वाली विशेषता, संविधान का कठोरपन। देखिए संविधान का कठोरपन भी है, लचीलापन भी है। कठोर जो पन है वो संघात्मक लक्षण को दर्शाता है, ध्यान रखिए। संविधान का जो कठोरपन है वो इसके संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। संघात्मक लक्षण का मतलब है कि यहां पर राज्यों का संघ की बात कही गई है। राज्यों का संघ का मतलब है कि संघ जो है उसने राज्यों को साथ लेकर चलना पड़ता है। यदि जो है कोई भी कानून निर्माण की बात हो, देश में जो है कुछ भी बात हो, तो राज्यों को साथ लेकर चलना पड़ता है, एक संघात्मक विशेषता है। कठोरता जो है, संविधान की जो कठोरता है वो उसके संघात्मक लक्षण को दर्शाता है, जबकि लचीलापन संविधान की एकात्मक लक्षण को दर्शाता है, एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। देखिए जब केंद्र सरकार, पूरे देश में केंद्र सरकार जो है कार्यपालिका केवल केंद्र सरकार के अंडर में हो पूरे भारत में, तो वो एकात्मक लक्षण को दर्शाने की कोशिश करेगा। एकल नागरिकता भी एकात्मक लक्षण को दर्शाता है।
यदि आपातकाल लगता है, देश में आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, उस समय जो है राज्य सरकारें स्थगित कर दी जाती हैं। यदि बाह्य आक्रमण लगता है देश पर तो राज्य सरकारें स्थगित कर दी जाती हैं। तो आपातकाल भी एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। तो यहाँ पर संघात्मक लक्षण भी हैं, एकात्मक लक्षण भी है, इसलिए जो प्रकृति है वो अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय है। संघात्मक विशेषता भी है, एकात्मक भी है, अर्धसंघीय प्रकृति का संविधान है। तो ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भारत का संविधान एकात्मक है केवल, तो ये नहीं है, ये आपका रॉन्ग होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको समझने हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि वो देश बताइए जिसका संविधान केवल कठोर है, तो वहां पर होगा अमेरिका। वहां पर क्या होगा? अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सा कथन धर्मनिरपेक्ष शब्द के सही भाव को व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का क्या है आखिरकार, उसका अर्थ क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में अनेक धर्म है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है उसकी बात करते हैं। सत्य कथन छाट्य धर्मनिरपेक्ष को जो व्यक्त करेगा, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। तो बताइए धर्मनिरपेक्ष को शब्द को सही परिभाषित कौन करेगा? देखिए, जब आप संविधान के प्रश्नों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करके अपने आप से स्वयं से निकालने का प्रयास करें। पहले स्वयं से निकालने का प्रयास करें कि आपके हिसाब से क्या प्रश्न होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होगा। तो ध्यान रखिए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी धर्मों को जो है एक समान अधिकार दिए गए हैं। किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए, राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 में पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का मतलब उस राज्य से नहीं है, राज्य का मतलब संपूर्ण देश से है, संपूर्ण देश की इकाई से है। तो यहाँ पर कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। यदि यहाँ पर वो ऑप्शन होता कि सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है तो आप आराम से जो है उस पॉइंट को लगाते। मगर ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, आपसे गलती हो जाएगा परीक्षा में, ठीक है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। यही सही धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा है और सभी धर्मों को क्या है यहाँ पर समान रूप से अधिकार है। तो सभी धर्मों की समानता है। यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ये चुनना पड़ेगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई एक स्पेशल धर्म यहाँ पर नहीं है। जैसे कई इस्लामिक कंट्रियां हैं जहां पर मुस्लिम धर्म की प्रधानता है, एक विशेष धर्म है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष यदि कंट्री है तो वो क्या परिभाषा दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? प्रस्तावना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में नेहरू जी ने आपका जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। उद्देशिका में एक संशोधन 42वां संशोधन 1976 को हुआ था और इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। तो बताइए प्रस्तावना को लेकर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रस्तावना को लेकर कौन सा गलत है? तो ध्यान रखिए, 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा रखा गया था, यह प्रस्ताव बिल्कुल सत्य है। 22 जनवरी 1947 के द्वारा क्या संविधान सभा ने इसे अपनाया था उद्देशिका प्रस्ताव को? तो यह भी कथन सत्य है। उद्देशिका प्रस्ताव ने अब तक केवल एक संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन हुआ था 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये भी आपका सही है, वो संशोधन हुआ था। पूछा जा सकता है कि कब संशोधन हुआ है, तो 42 हुआ था 1976 में। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। देखिए, न्याय योग्य किस किस की प्रकृति नहीं है? न्याय योग्य किस किस की प्रकृति नहीं है? तो ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किसकी प्रकृति न्याय योग्य है और किसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ध्यान रखिए, प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो यही कथन आपका गलत है, यही कथन आपका गलत है। आगे जब पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों को, तो वहां पर भी एक ऐसा प्रश्न आएगा कि किसकी प्रकृति न्याय योग्य है और किसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो फिलहाल जो है प्रस्तावना की यदि बात करें तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये कथन आपका गलत है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्नों को आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से जो है परीक्षा में बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान की व्याख्या से सही सम्मिलित नहीं है। आने वाली परीक्षाओं में इसी पीडीएफ से कम 1 से 2 प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, जो भी आपके आने वाले एग्जाम है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या से सही सम्मिलित नहीं है।
भारतीय जो है संविधान को सहकारी संघवाद कहने वाले थे ग्रैनविले ऑस्टिन। क्या ये सही है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है आइवर जेनिंग्स ने। क्या ये सही है? तो क्या सही नहीं है वो हमने देखना है। अर्धसंघीय संविधान कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हाथीनुमा संविधान कहा है एचवी कामत के द्वारा। देखिए यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स ने कहा है? सहकारी संघवाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा परीक्षा में। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, बिल्कुल सत्य है। जो संज्ञा दी थी संविधान को सहकारी संघवाद की, तो किसके द्वारा दी गई थी? ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा दी गई थी। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है, यह भी बिल्कुल सत्य है। हाथीनुमा संविधान अभी परीक्षा में पूछा गया था, यह एचवी कामत के द्वारा कहा गया है, बिल्कुल सत्य है। अर्धसंघीय बात कर रहे थे अभी विशेषता की, तो अर्धसंघीय संविधान यह कहा है केसी वहीयर के द्वारा। केसी वहीयर के द्वारा कहा गया है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान। तो ये आपका गलत हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं कहा है, अर्धसंघीय संविधान कहा है केसी वहीयर ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न से कुछ भी पूछ सकता है परीक्षा में। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? यह भी पहले जो है परीक्षा में पूछा गया है। सहकारी संघवाद किसने कहा? हाल ही में पीटी की परीक्षा में पूछा गया था ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। ये सारे प्रश्न हाल ही के हैं जो कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो अर्धसंघीय संविधान की विशेषता किसने कहा था? केसी वहीयर। हाथीनुमा संविधान भी आप ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। कौन सा भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? देखिए संघीय व्यवस्था क्या है, पहले थोड़ा समझ लीजिए। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। जैसे संघीय व्यवस्था की बात करें, द्विसदनात्मक, भारत में 2 सदन की व्यवस्था है केंद्र में, तो ये इसके जो है संघीय लक्षण को दर्शाता है। संविधान का कठोरपन ये भी इसके संघीय लक्षण को दर्शाता है। जबकि लचीलापन इसके एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। आपातकाल देखो, आपातकाल में केवल केंद्र सरकार रहेगी, एक रहेगा, एकात्मक, एक जो है शक्ति रहेगी, वही एकात्मक लक्षण हुआ। ऐसी एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल जो नागरिकता है वो इसके एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। तो एकात्मक लक्षण के 3 पॉइंट ध्यान रखिए, आपातकाल, लचीलापन और एकल नागरिकता। संघात्मक मतलब बहुत विशेषताएं हैं, तो ये जो है ध्यान रख सकते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। देखिए लिखित संविधान भी जो है संघीय व्यवस्था का लक्षण है। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी संघीय लक्षण है। संविधान की कठोरता भी है, मगर ये देखिए जो एकल नागरिकता है ये इसके एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। देखिए संघात्मक लक्षण बहुत है। द्विसदनात्मक प्रणाली हुई, संविधान का कठोरपन हुआ, न्यायपालिका की जो है सर्वोच्चता हुई, ठीक है, वो भी संघीय लक्षण है। लिखित संविधान हुआ वो भी इसका संघीय लक्षण है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत खास प्रश्न है। तो संघीय व्यवस्था को नहीं दर्शाता, कौन सा नहीं दर्शाता? एकल नागरिकता, लचीलापन और आपातकाल, ये इसके एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत मस्त प्रश्न है, बिल्कुल परीक्षा में आएगा इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। तो चलिए जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में लोकपाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए लोकपाल को ओम्बड्समैन कहा जाता है, भारत का ओम्बड्समैन किसे कहा जाता है? लोकपाल को कहा जाता है। लोकपाल जो केंद्र में भ्रष्टाचार की जांच करते हैं उसे ही ओम्बड्समैन कहा जाता है। अब ये विचार कहां से लिया गया? कनाडा से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियाई देश से या बाल्टिक देशों से? तो लोकपाल के गठन का विचार कहां से आया? देखिए यदि बात करें, कुछ पॉइंट को समझने का प्रयास करें, तो जो उत्तरी ध्रुव है, जो क्या है? उत्तरी ध्रुव पर कुछ देश हैं, जैसे नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ और आपका स्वीडन हुआ। स्वीडन। इनको मिलाकर जो एक संघ बनता है उसे स्कैंडिनेवियाई कहा जाता है। जबकि उत्तरी ध्रुव पर ही कुछ देश हैं, जैसे लिथुआनिया,
और लाटविया, क्या है, लाटविया और एस्टोनिया, एस्टोनिया, इनको मिलाकर बाल्टिक देश कहा जाता है। ये हुए आपके बाल्टिक देश, ये हुए आपके बाल्टिक देश। देखिए बाल्टिक देश में लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये आपके बाल्टिक देशों का समूह है। और स्कैंडिनेवियाई देशों की बात करें तो इसमें नॉर्वे, डेनमार्क और आपका क्या आया, स्वीडन आया। अब यदि प्रश्न ये आए परीक्षा में आपके कि लोकपाल के गठन का विचार, भारत में लोकपाल का पद है तो उस जिससे भारत का ओम्बड्समैन कहा जाता है, ये जो है विचार आया था स्कैंडिनेवियाई देशों से, स्कैंडिनेवियाई देशों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकपाल के गठन का विचार स्कैंडिनेवियाई देशों से आया। स्कैंडिनेवियाई देश क्या है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो स्वीडन वह देश था जिसने सबसे पहले इस पद को बनाया था और स्वीडन में ही लोकपाल को ओम्बड्समैन कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर। संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, पहले उन शक्तियों को पढ़िए। अनुच्छेद 248 क्या कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 248 क्या कहता है। देखिए भारत में यदि सूची की बात करें तो कुछ इस प्रकार की सूची मिलेगी, संघ सूची कानून बनाने के लिए, और राज्य सूचियां हैं और समवर्ती सूचियां हैं। कहीं ना कहीं आपने इन सूची को पढ़ा होगा, समवर्ती सूची है। देखिए जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ, बैंक से संबंधित कानून हुए, या आपका जनगणना को लेकर कानून आया, तो ये जो है कानून, इन विषयों पर कानून जो है, व्यापार, आयात निर्यात, तो इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। तो वो संघ सूची के विषय होंगे। जहां पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, जैसा पुलिस, भाई कोई भी स्टेट है वहां की पुलिस है, और कृषि पर भी केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो वे विषय राज्य सूची के विषय हैं। ऐसी सूची जहां केंद्र सरकार भी कानून बनाए, राज्य सरकार भी कानून बनाए उन विषयों पर, तो उसका नाम होता है समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा है और आपके वन है, आर्थिक योजनाएं हैं, तो ये जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। मगर जब संविधान का निर्माण हुआ था तब एक प्रकार की सूची और रखी गई थी, अवशिष्ट सूचियां। जो अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाएगा वो जो है अवशिष्ट शक्तियां कहलाएंगी। तो अवशिष्ट शक्तियां या में शक्तियां हैं, ये फिलहाल केंद्र सरकार के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियां वर्तमान में किस सरकार के पास हैं, केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 248 क्या कहता है कि कुछ नवीनतम मुद्दे हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय, जैसा इंटरनेट को लेकर बात है या साइबर क्राइम को लेकर बात है, ये मुद्दे उस समय नहीं बने थे। जैसा परमाणु जो है अनुसंधान को लेकर बात है, परमाणु बम बनाने की बात है, उस समय ये मुद्दे नहीं थे। तो संविधान सभा के विशेषज्ञों ने कहा था कि कुछ ऐसे विषय होंगे जो भविष्य में उन विषय पर कानून बनाया जाएगा तो वे अवशिष्ट शक्तियां कही जाएंगी, वो केंद्र के पास है। तो संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। बताइए, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा खास प्रश्न है। तो ये जो है प्रावधान कहां से आया है, कनाडा से। अवशिष्ट विधायी शक्तियां कनाडा से ली गई है। भारत का संघात्मक जो है व्यवस्था तंत्र है वो भी कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी किस देश से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला जो है प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से या आयरलैंड से। तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यह प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है, आयरलैंड से ही जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और आयरलैंड से ही, ध्यान रखना है, आयरलैंड से ही राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया ली गई है। अच्छा प्रश्न है, खास है। इन प्रश्नों पर ध्यान कभी नहीं जाता है तो इसलिए परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये बताइए किस देश से लिया गया है। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड।
बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। जबकि अन्य आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपूर्ण अवलोकन वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता, विधियों के समक्ष, कानूनों के समक्ष सभी को समानता है, तो ये प्रावधान जो है आपके अमेरिका से लिया गया है। ये प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका। विधियों के समक्ष समानता का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूलतः किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव लागू हुआ था? देखिए इस प्रश्न को बहुत कम विद्यार्थी सही कर पाएंगे। संविधान पढ़ने के बाद भी कुछ प्रश्न हैरान कर देने वाले प्रश्न होते हैं। आप सोचते हैं कि उनका प्रश्न ये, उनका उत्तर ये होगा, मगर वो प्रश्न गलत हो जाएगा। मूलतः किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रस्ताव लागू हुआ था? आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन। इसको 100 में से जो है केवल 2 ही स्टूडेंट सही कर पाएंगे। 100 में से केवल 2। क्यों? कारण है अभी पता लगेगा। आप जो है ज्यादातर विद्यार्थी जो है इसका आंसर आयरलैंड लगा कराएंगे, मगर मूलतः जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लागू हुए थे स्पेन से। लागू हुए थे कहां से? स्पेन से। आखिर ऐसा क्यों? देखिए आयरलैंड ने भी स्पेन से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए थे। यदि प्रश्न आता कि भारत ने नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए, तब आप आंसर लगाते आयरलैंड। तब आप आंसर लगाते क्या? आयरलैंड। देखिए इस प्रश्न में कहीं भी 2 लाइनों में भारत का जिक्र नहीं है। केवल यह पूछा गया है कि मूलतः किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रस्ताव लागू हुआ था। मूलतः का मीनिंग है कि आयरलैंड ने भी कहीं से लिए थे। तो आयरलैंड ने लिए थे कहां से? स्पेन से। आयरलैंड ने कहां से लिए थे? स्पेन से। यह प्रश्न हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था और काफी विद्यार्थियों ने, लगभग सभी विद्यार्थियों से प्रश्न गलत हो गया था जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि भारत से पूछा जाए, भारत के सापेक्ष में पूछा जाए कि भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश से लिए गए, तब आयरलैंड होंगे, मगर यहां शब्द दिया गया है मूलतः। तो मूलतः जो है इसका आंसर होगा स्पेन। इसका आंसर होगा स्पेन। देखिए जो आपने श्रृंखला पढ़ी है 25 प्रश्नों की, वे 25 प्रश्न नहीं है, वे इसके डबल ट्रिपल हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं ऐसी टेस्ट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए और लेखपाल भर्ती, अन्य जो है सभी भर्तियों के लिए भारतीय संविधान की रेलवे को लेकर बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी वीडियो को किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।